नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जो कांग्रेस काफी दिनों तक बैकफुट पर नजर आ रही थी, जब से राहुल गांधी अवकाश से लौटकर सक्रिय हुए हैं, वही कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने बाउंसर डालती दिख रही है। अब बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गांधी परिवार ने मोर्चा खोल दिया है। कभी सोनिया गांधी कहती हैं कि मोदी बदले की राजनीति करते हैं, तो कभी राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में एक ही व्यक्ति सब कुछ जानता है। जवाब में मोदी कहते हैं कि वो लोग अब चिल्ला रहे हैं जिनके बुरे दिन आ गए हैं। कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आती है, उससे सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी पर आर पार की लड़ाई चाहता है गांधी परिवार? आखिर सोनिया ने क्यों कहा बदले की राजनीति कर रहे हैं मोदी? सवाल यह भी कि इस टकराव के बीच नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की मुलाकात के क्या है मायने? इन तमाम पहलुओं पर हम सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की सियासत एक बार फिर से गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार मोदी सरकार की बखिया उधेड़ने में जुटा है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस मोदी सरकार को बख्शने वाली नहीं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर पूरे गांधी परिवार ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोदी सरकार पर सबसे ताजा हमला किया कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने, जिन्होंने दिल्ली में NSUI के कार्यक्रम में मोदी सरकार की नीतियों पर करारा प्रहार किया। फ्रांस का दौरा हो गया, USA का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए। और हमारे प्रधानमंत्री जी यदि जाते हैं तो केवल राजनैतिक कूटनीति करने के लिए नहीं जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यदि जाते हैं केवल रणनीतिक, जिसे स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी बोलते हैं, रणनीतिक कूटनीति करने के लिए नहीं जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यदि चाहते हैं तो दुनिया के देशों के साथ भारत की एक सांस्कृतिक कूटनीति भी करने के लिए जाते हैं, जिसे कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं। कि गांधी परिवार के आक्रामक रुख का जवाब देने कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में ही सही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1 साल बाद भी वो हार को नहीं पचा पा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया, उससे तो यही लगता है क्या मोदी पर आर पार की लड़ाई चाहता है गांधी परिवार? और सवाल ये भी, टकराव के बीच मोदी मनमोहन की मुलाकात के क्या है मायने? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हां, राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है और इस डेवलपमेंट के क्या है मायने, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। राकेश सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, RSS के आप विचारक हैं। और विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मीम अफजल साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, जरा ये बताइए कि आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मोदी जो है वो बदले की राजनीति कर रहे हैं? यहां तक कि वो मनमोहन सिंह जी से सुझाव ले रहे हैं, धूर विरोधी ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश जाने को तैयार हैं। बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं मोदी? क्यों लगता है आप लोगों को? देखिए, कल जो प्रधानमंत्री जिस तरह भड़के हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि तीर ठीक निशाने पर लगा है। बदले की राजनीति तो मुसलसल हो ही रही है। और इसके क्या क्या उदाहरण दूं? रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जिस तरह की बातें की जाती हैं, वो बदले की राजनीति नहीं है तो और क्या है? मैं तो यही समझता हूं कि एक उदाहरण ही काफी है और अनगिनत होंगे उसके अलावा। नहीं, ये तो पारिवारिक मसला हुआ ना, परिवार से अलग हट कैसा क्या है? ये बात तो कह रहा है जी। बदले की राजनीति का मतलब ही यही होता है, पारिवारिक हो या पार्टी को लेकर के हो। लेकिन बदले की राजनीति का मतलब ही यही होता है कि आप कोशिश करें कि उनको उनके घर में घुस करके कोई ऐसी चीज करने की कोशिश करें जिससे आप परेशान हो। लेकिन ये कांग्रेस है और ये कांग्रेस के लीडर हैं और ऐसी चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। दूसरी बात ये कि आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने एक नारा, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था, कांग्रेस मुक्त भारत। और जब ये जीत कर आए थे
तो बड़े जोर शोर से कहा करते थे 44 सीटें रह गई हैं, अब तो उससे भी कम हो जाएगी और कांग्रेस का तो पता नहीं चलेगा। राहुल जी जिस दिन से वापिस आए हैं, आप देख ले कांग्रेस कहां खड़ी हुई है, उसका वर्कर क्या कर रहा है। अभी तो कोई चुनाव हुआ नहीं है सर, हाल के दिनों में। 1 साल के अंदर अपोजिशन के जी देखिए, अब तक आपने देखा होगा 1 साल के अंदर कभी भी किसी सरकार के खिलाफ इस तरह का आंदोलन खड़ा नहीं हुआ जो आप बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। चलिए, जो सवाल मैंने आपसे अहम बात ये सरकार तो खुद अपने अंदर से बड़ी कमजोर है। अच्छा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आप लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं? 1 साल का जश्न मनाया गया था। हाँ, मैं इसका जवाब लेता हूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, 1 साल का जश्न मनाया गया था, उसके अंदर कहीं दूर दूर तक एनडीए का पता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा यही सवाल आपसे है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बदले की राजनीति कर रहे हैं। कहा तो विकास होना था, ये बदले की राजनीति क्यों? देखिए, सोनिया जी ने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ विशेष नहीं है। कांग्रेस के नैसर्गिक चरित्र का अंग है बदले की राजनीति। वो आप देखिए, अभी पिछली सरकार में तो उनको वैसा ही दिखाई पड़ता है। जैसे पिछली सरकार में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त कर रखा था केवल गुजरात के लिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। याद करिए, गुजरात के दंगों पर जब रिपोर्ट भाजपा सरकार के और मोदी जी के पक्ष में आ गई तो रेलवे ने एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर दी। आज तक कभी दंगों की जांच रेलवे नहीं करती है। ये उनकी बदले की राजनीति। डीएमके के साथ क्या किया, गवर्नर्स को किस ढंग से बर्खास्त किया, होम सेक्रेटरी को किस ढंग से एयरपोर्ट पर रिसीव कराया गया कि आप यू आर डिसमिस्ड, तो वो उनकी चरित्र में दिखता है। याद करिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इंडियन एक्सप्रेस ने उनके खिलाफ खबर छाप दी थी तो इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में ताला लगवा दिया था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो इमरजेंसी लगवा दी थी। तो ये कांग्रेस के मूल चरित्र का एक प्रवाह है और वो सोनिया जी के दिमाग पर इस कदर हावी है कि इस कारण से उन्हें बदले की राजनीति लगती है। यथार्थ यह है कि हमारी भाजपा और मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, यदि हम बदले की राजनीति से प्रेरित होते तो नीति आयोग में सभी मुख्यमंत्रियों को हिस्सा देते। हम क्या 10% हिस्सा राज्यों को बढ़ाते? क्या हम खान में यानी माइंस से होने वाले राजस्व का 100% उन राज्यों को देते जहां हमारी सरकार नहीं है? इसलिए और आज भी तमाम गवर्नर भी काम कर रहे हैं। एक बात बताइए सुधांशु त्रिवेदी जी, 80 से 90% उन्हीं पदों पे काम कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कई गवर्नर बदल भी दिए गए, हमारे कई गवर्नर बदल दिए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जरा ये बताइए, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ही बदले की भावना से काम करती थी, हालांकि कांग्रेस आपके लिए कह रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बात कह रहे हैं, तो मुझे यह बताइए कि अगर कांग्रेस बदले की भावना से काम करती थी तो आज प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह जी से क्यों सलाह ले रहे हैं? क्या जरूरत आन पड़ी? अरे, पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री का मिलना कोई इसमें क्या बहुत आश्चर्यजनक बात है क्या? नहीं, राहुल गांधी ने आज भाषण दिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी बात करते थे, मैं आपको सुनवाता हूं। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, जो उन्होंने कहा कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो फिर इसीलिए मोदी साहब ने मनमोहन सिंह जी के साथ पाठशाला रखी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा मैं आपको सुनवाता हूं, उस पर मैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा, भैया मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक घंटे की पाठशाला ली हमारे प्रधानमंत्री जी से। कोशिश की समझने की भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन मनमोहन सिंह जी पर आपने क्या आरोप नहीं लगाए, तमाम बातें उनके लिए कही, आज उनके साथ पाठशाला रखनी पड़ रही है मोदी साहब को। देखिए, यहां पे आप राहुल गांधी जी का वक्तव्य देखें तो यदि उनके मन में इतनी श्रद्धा और सम्मान है मनमोहन सिंह जी के लिए, तो यही वो मनमोहन सिंह जी थे ना जिनका वो अध्यादेश खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, फाड़ के फेंक देना चाहिए। यही वो मनमोहन सिंह थे ना जिनको एआईसीसी के ताल कटोरा सेशन में आदेश देकर कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी हमें 3 सिलेंडर चाहिए। और अगर इतना ही उनको समझ थी तो 2 महीने विदेश में रहने की बजाय मनमोहन सिंह जी से कुछ राजनीति के गुर सीख लिए होते। नहीं, तो जो कुछ वो कह रहे हैं, मोदी ने क्यों बुलाया? कथनी और करनी में अंतर है। मनमोहन सिंह जी को सबसे अधिक बातचीत करना चाहते थे, अपमानित किया। याद करिए, 2G स्पेक्ट्रम पे सदन के पटल पे मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था, जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने हजारों सवालों की आबरू रख ली। अरे वो सवाल और वो क्या थे? वो मनमोहन सिंह जी की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी जो राहुल गांधी जी के समय में हो रहा था उनके साथ।
मीम अफजल साहब इसका जवाब देना चाहेंगे। वैसे बात तो खामोशी तोड़ने के लिए मनमोहन सिंह जी के अध्यादेश को फाड़ दिया था राहुल गांधी ने। मनमोहन सिंह जी को क्यों बुलाया था, इसकी वजाहत होनी चाहिए टेलीविजन चैनल पर कि मनमोहन सिंह जी मिलने गए थे या प्रधानमंत्री ने बुलाया था। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने खुद मनमोहन सिंह जी को बुलाया था। क्यों इसके पीछे खामोशी को तोड़वाने के लिए बुलाया था क्या, या कोई पाठशाला लेने के लिए? तो इनको अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री से बुला के बात कर रहा है उस पर कांग्रेस अध्यक्षा कह रही बदले की भावना से। ये दोनों डायलेक्टिक तर्क नहीं है, ये द्वंद्वात्मक तर्क नहीं है, डायलेक्टिक लॉजिक। मैं गलत तरीके से जाना चाहूंगा, उससे पहले तरीके से जोड़ रहे हैं। एक मिनट, राकेश सिन्हा जी पास में जाऊंगा, उससे पहले विनोद शर्मा जी, इसके पीछे आप क्या करना चाहते हो? मैं काम नहीं कर रहा हूं। विनोद शर्मा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। विनोद शर्मा जी, इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए? एक प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, या जैसा राहुल गांधी ने कहा कि कुछ सुझाव लेने के लिए मोदी साहब ने बुलवाया? तीन बातें कहूंगा और इस तूतू में मैं नहीं पढ़ूंगा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री पे निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, इलेक्शन के दौरान भाजपा ने नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी कहा था जी, किया था, और उस वक्त संकोच में थी कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी कर रही है, तो जिसको जहां जहां सूट करता है उस वक्त वो पोजीशंस ली जाती हैं, कुछ में आश्चर्य की बात नहीं है। एक दूसरा, देखिए, ट्यूसडे को इनविटेशन दिया प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह जी को, ओके, और थर्सडे को मुलाकात से पहले दोनों ने एक दूसरे पे जम के कटाक्ष किया। बिल्कुल, दिन भर का जो घटनाक्रम सुन तो लीजिए। हाँ। और उसके बाद दोनों, एक पूर्व प्रधानमंत्री और आज के दिन जो विराजमान प्रधानमंत्री, वो मिले। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि बड़ी अच्छी प्रथा है। देखिए, गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअम, गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअम, और गवर्नमेंट डिस्टर्ब नहीं होती। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ब्रॉडली वही रहती हैं, इधर उधर थोड़ी सी ट्विकिंग होती है। और अगर आज के प्रधानमंत्री ने कल के प्रधानमंत्री से कोई सलाह ली है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो राहुल ने कटाक्ष कसा है वो राजनीतिक दांवपेच है, उसको जुदा जुदा करके देखना चाहिए दोनों चीजों। राहुल गांधी का डिफेंड तो नहीं कर रहे एक तरीके से मनमोहन सिंह की जो मुलाकात हुई? अभी राहुल गांधी को लेकर कई सवाल खड़े हुए। राहुल गांधी को यह मौका मिला इस बात कहने का कि जो प्रधानमंत्री जो उनके थे वो दानिशमंद व्यक्ति थे। अच्छा। और दुनिया में, अरे दुनिया भर के लोग उनसे सलाह लेते हैं, वो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, तो इस पे तो दो बातें नहीं है। कम आज के दिन ज्यादा से ज्यादा उन पे जो आरोप है वो यह है एक्ट ऑफ कमीशन। कोई एक्ट ऑफ कमीशन का आरोप तो नहीं है। और नहीं, जो लेकिन बीजेपी ने इसे दूसरे तरीके से समझाया। राकेश सिन्हा जी, उस जमाने में जब यूपीए की सरकार थी, लगातार जब बीजेपी हमला करती थी तो यही कहा जाता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मनमोहन सिंह की जानकारी में चीजें ना रही हो, भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप लगते रहे, उसके लिए जाहिर तौर पर निशाने पर रखा गया मनमोहन सिंह जी को। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री को बुलाना, पूर्व प्रधानमंत्री को मोदी साहब बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि मां बेटे सोनिया जी और राहुल गांधी ने जिस ढंग से प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन किया वो भारत के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं थी। जिस ढंग से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की अवज्ञा की, एक बिल को जिस ढंग से फाड़ दिया, सोनिया जी ने राष्ट्रीय एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर जिस तरह से कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट इंपोज कर दिया, मनमोहन सिंह को बहुत से मामलों में एक बेचारे की स्थिति मिला दिया। लेकिन मैं आज इस मुलाकात को, मैं विनोद शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। विनोद शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात आज कही है। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों को इतिहास का थोड़ा ज्ञान नहीं है वे बहुत चौंकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने घोर विरोधी जयप्रकाश नारायण को मिलने के लिए बुलाया था, और जयप्रकाश नारायण ने 8 महीने का समय लिया उनसे मिलने के लिए। 8 महीने तक उनके पास समय नहीं था। एक हाशिए के लीडर थे, सोशलिस्ट पार्टी की बहुत कम औकात थे, और इस पर बवाल मचा था कि जयप्रकाश नारायण और नेहरू क्या करने गए थे। देखिए, देश के हित में यदि दो प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री और आज के प्रधानमंत्री मिलते हैं तो इससे उस भ्रष्टाचार को नहीं जोड़ना चाहिए। मनमोहन सिंह आज भी 2 लाख करोड़ के लिए जिम्मेदार हैं। उनको कोर्ट सजा देगी यदि वो जिम्मेदार होंगे, यदि दोषी होंगे। लेकिन यदि प्रधानमंत्री उनसे विचार विमर्श करते हैं तो राष्ट्र के हित में प्रधानमंत्री अगर वामपंथी नेताओं से भी मिलते हैं तो मिलना चाहिए, और वामपंथी नेताओं को भी मिलना चाहिए। बताओ, छोटी देश को आगे बढ़ना है। इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं एक। हाँ, छोटे में सर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इंदिरा गांधी जी श्रीमती कौल के जरिए अटल जी के साथ
बातचीत हमेशा पैगाम भिजवाती रहती थी, बातचीत करती रहती थी। ये प्रथा चलनी चाहिए इस देश में। देखिए, राजनीति हमारी इतनी खराब हो गई, इतनी द्वेषपूर्ण हो गई है कि उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है इस देश में। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये दोनों मिले हैं और इससे जो फैसले होंगे इसके बाद प्रधानमंत्री के सुझाव पे, पूर्व प्रधानमंत्री के सुझाव पे, अगर प्रधानमंत्री आज के मानते हैं उनकी बात को, तो एक अच्छे फैसले होंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है, और सुधांशु जी बुरा नहीं मानेंगे, शायद प्रधानमंत्री ये एहसास करते हैं कि उनकी काबीना में, उनकी कैबिनेट में उस तरह की एडवाइस शायद उनको आज के दिन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो उनको मनमोहन सिंह से मिल सकती है। सुधांशु जी, क्या ये वजह है इसलिए मनमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की? नहीं, ये विनोद शर्मा जी का निजी विचार हो सकता है, उनके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे, परंतु यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट में, नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इतने लंबे दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति रहे हैं जिनका जमीनी राजनीति पे अनुभव, मैं पूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूं, मनमोहन सिंह जी के ज्ञान का सम्मान करते हुए, मगर जमीनी राजनीति का अनुभव मनमोहन सिंह जी से भी कहीं ज्यादा रहा है। लंबे दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति रहे हैं जिनका जमीनी राजनीति पे अनुभव, मैं पूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूं, मनमोहन सिंह जी के ज्ञान का सम्मान करते हुए, मगर जमीनी राजनीति का अनुभव मनमोहन सिंह जी से भी कहीं ज्यादा रहा है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं। मिसाल के तौर पे सुधांशु जी, जो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल है, जो न्यूक्लियर अरेंजमेंट हुआ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, या जो एनएसजी में हमारी मेंबरशिप की बात है, या फिर WTO में जो मामले फंसे हुए हैं, या फिर इकोनॉमी के चलते जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर अरुण जी के अलावा मनमोहन सिंह की भी उनको सुझाव मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा रहता है। जैसे कि एक बार जैसे कि एक बार मणिशंकर अय्यर ने बहुत अच्छी बात कही थी। वो मंत्री थे, वो कहते हैं जब जब वाम दल जो है इंटरवीन करते हैं और किसी बात पे सवाल उठाते हैं तो मेरे को फायदा होता है, उससे पॉलिसी में बैलेंस बनाने में मेरे को आसानी होती है। तो बैलेंस पॉलिसी के लिए विचार विमर्श न सिर्फ पार्टी के, अपनी पार्टी के भीतर और पार्टियों के साथ भी हमेशा वेलकम रहता है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल मीम अफजल जी से। मीम अफजल साहब, अगर ये सुझाव ले भी रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह जी से, ठीक है, आपको नहीं लगता लेकिन ये कुछ देरी हो गई इस तरह के सुझाव लेने में विपक्ष के नेताओं से, या इसके पीछे वजह आप ये देखते हैं कि अब मन लगने लगा है प्रधानमंत्री मोदी को कि नहीं, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा? देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर खास तौर पर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के जिस तरह से मोदी जी की सरकार बैकफुट पर गई है, और मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, अभी तक तो ठीक है पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं, अब राहुल जी ने भी कुछ कहा, उधर मोदी जी ने भी बहुत कुछ कहा है कल। मैं उसको सबको अलग करते हुए ये बात कहता हूं कि जो शर्मा जी ने एक बात कही कि कोई बुरी बात नहीं है, और यकीनन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चूंकि कोई भी शख्स अक्ले कुल नहीं होता। अक्ले कुल जानते हैं आप, वो आदमी जिसे सब चीज का ज्ञान हो। मेरे ख्याल में मोदी जी को सब चीज का ज्ञान है ऐसा कोई भी नहीं मानता है, और शायद वो खुद भी नहीं मानते होंगे, लेकिन वो जाहिर ये करते हैं जैसे उन्हें हर चीज का ज्ञान है, और वो बिल्कुल अक्ले कुल है। अब तक तो यही जाहिर कर रहे थे जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन पहली बार अगर उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुला करके कोई मशवरा किया है, अब मुझे नहीं मालूम कि मशवरा क्या किया है, लेकिन जाहिर है कि अगर गए हैं दो प्रधानमंत्री, यानी एक साबिक प्रधानमंत्री एक मौजूदा, और 40-50 मिनट बैठ करके गुफ्तगू करते हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने मौसम के बारे में तो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई होगी, या मौसम का हाल तो नहीं पूछा होगा, देश की समस्याओं पर बात की होगी। और जबकि एक दिन पहले ही दोनों तरफ से जो कुछ बोला गया है वो भी अपने आप में बड़ा है। उसी दिन, एक दिन पहले नहीं, उसी दिन भर में ये पूरा कुछ देखने को मिला, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, और शाम में ये मुलाकात होती है बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में। जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। और एक बात जो आप कह रहे थे, ये बात बिल्कुल तय है। राहुल गांधी ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा कि जहां भी देखो ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ जानता है। हम ब्रेक पर जाए उससे पहले दर्शकों को जरा सुनवाते हैं, इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि राहुल गांधी ने इस संदर्भ में क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने तंज कसा है नरेंद्र मोदी पर। सुनिए सर। जहां भी आप देखो एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक व्यक्ति जानता है।
तो तंज जिस तरीके से राहुल गांधी कस रहे हैं उसके कई मायने मतलब है। इस पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आप देखो, एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक व्यक्ति जानता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी को अब इस बात का एहसास हो चला है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही जानता हूं। यही एक बड़ी वजह रही कि मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बुलाया, उनसे कुछ सुझाव लिए। देखिए, ये बात तथ्य से परे है। आप याद करिए, मनरेगा के ऊपर जब वक्तव्य दिया था प्रधानमंत्री ने, तो संसद के पटल पर उनका ये नोटेड सेंटेंस है रिकॉर्ड में कि भाई लोग कहते हैं कि मोदी को विदेश नीति का नहीं पता है, मानते होंगे मुझे नहीं पता है, अर्थनीति के बारे में मुझे नहीं पता है, और अन्य तमाम विषयों का उन्होंने बाकायदा अपने मुंह से कहा। मगर लोग या तो मानते होंगे कि थोड़ी राजनीतिक समझ मुझ में है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि मनरेगा को मैं चलाए रखूंगा चूंकि यह कांग्रेस के असफलता का प्रमाण है। तो उन्होंने तो ये ईमानदारी से स्वीकार किया है। तो ये बात तथ्यों के विपरीत है जो कहा राहुल गांधी जी ने। हाँ, कांग्रेस पार्टी से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये बताइए, वहां तो जानकारी तो छोड़िए, समस्त दैवीय गुणों का आविर्भाव उनको एक ही परिवार में पिछले 60-70 वर्षों 80 वर्षों से क्यों नजर आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं मीर अफजल साहब जैसे विद्वान व्यक्ति से कि श्री राहुल गांधी में ऐसा क्या नजर आया था 10 साल पहले कि वो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हो गए, और तमाम लोग जिन्होंने जीवन पर्यंत लगाया, देश विदेश से पढ़ के आए, तमाम विषयों के जानकार, वो सब छोटे थे। राहुल गांधी जी बड़े साहब क्या था 1980-84 में राजीव गांधी जी में। मीम अफजल साहब जवाब दीजिए, सबसे बड़े नेता सीधे आज राहुल गांधी ने संजय गांधी जी में उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इंटरनल डायलॉग बंद हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, और अब हिंदुस्तान में भी इंटरनल डायलॉग वो लोग बंद करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है, वहां भी तो चीजें 10 जनपद तक जाकर सीमित हो जाती है। ये बात तो सही है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल डायलॉग हमारे यहाँ बहुत होता है और हमेशा होता है, हर इशू पर होता है, बातचीत होती है और छनकर के बात ऊपर तक आती है। मैं आपको ये बता दूं, अभी मिसाल दी उन्होंने कि राहुल गांधी में ऐसा क्या देख लिया। मुझे वह याद होगा आपको, इलेक्शन के दौरान मोदी जी एक जुमला का इस्तेमाल करते थे बार बार, और उस पर सबसे पहले मैंने तवज्जो दिलाई थी। वो कहते थे बार बार अपनी तकरीरों में शहजादा। उसके पीछे उनका क्या मकसद था? शहजादे का मतलब है शाह का बेटा। तो मैंने उसमें कहा था कि राहुल गांधी शहजादे नहीं है, शहीद ज़ादे हैं, शहीद के बेटे हैं। उनकी दादी ने भी शहादत कबूल की और उनके बाप ने भी शहादत कबूल की। ये इस खानदान की वो तारीखी कारनामे हैं, और उससे पहले जो जंग आजादी की लड़ाई में इस खानदान ने रोल अदा किया है, उसको समझ लीजिए। वो कांग्रेस की नस नस में बैठा हुआ है। और मैं आपको बहुत सफाई के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो, या इससे पहले जो भी रहे लोग, वो एक कांग्रेस के लिए हमेशा मूविंग फोर्स रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमने क्या देखा, मानते हैं आज तो सारा देश देख रहा है। इसका मतलब कि आप जिनके बारे में कहते थे कि उन्हें कुछ नहीं आता, जब तक आज अलावा उनके कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा निकाला जा सकता है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है जी। क्या मैं सुना नहीं? मैंने आपसे सवाल ये पूछा, जो आपने बात कही उसी के संदर्भ में मेरा सवाल है कि इसका मतलब आप लोगों के अंदर भी इस बात की अब समझ आ चुकी है पूरी तरह से कि 10 जनपद जब तक ताकतवर है तभी तक कांग्रेस चलेगी, वहीं से चलना है कांग्रेस को, केंद्र वही रहना है। देखिए, सवाल 10 जनपद का नहीं है। सवाल इस बात का है कि पूरी पार्टी की एक राय है और पूरी पार्टी ये मानती है, और कांग्रेस के अंदर ये रहा है। इसको मैं एतराफ करता हूं कि जब तक राहुल जी, सोनिया जी हमारे सामने हैं, हम किसी और को अपना लीडर नहीं मानते। अगर हम नहीं मानते तो दिनेश के अंदर ये रहा है। इसको मैं एतराफ करता हूं कि जब तक राहुल जी, सोनिया जी हमारे सामने हैं, हम किसी और को अपना लीडर नहीं मानते। अगर हम नहीं मानते तो दिनेश भाई त्रिवेदी हमारे ऊपर, दिनेश भाई त्रिपाठी जी हमारे ऊपर तो नहीं उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, एक तरफ हमारे लिए तो आप ये बात कहते हैं, मोदी जी आए, इनके तमाम बड़े बड़े नेता साफ हो गए, कहाँ है अडवाणी जी, कहाँ है मुरली मनोहर जोशी जी? नहीं, सही है, सवाल आपका सही है। मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा राकेश सिन्हा जी से। राकेश सिन्हा जी,
अगर आप लोगों का यह आरोप है कि कांग्रेस में जो कुछ होता है 10 जनपद से होता है, गांधी परिवार से होता है, तो बीजेपी के अंदर भी तो अब कमोबेश वही स्थिति नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ है, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को तो प्राइवेट कहा जाता है कैबिनेट सिस्टम में, वो केंद्र होता है। और हम जब नागरिक शास्त्र की किताब में जो ग्रेजुएशन में भी बच्चे पढ़ते हैं वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री कैबिनेट की आत्मा होती है। इससे उसके इर्द गिर्द तो कैबिनेट को घूमना ही है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, भारतीय राजनीति में एक गिरती हुई प्रवृत्ति है। वो गिरती हुई प्रवृत्ति क्या है कि विचारों पर डिस्कशन मत करो, व्यक्ति के ऊपर डिस्कशन करो। यह सहजता प्रदान करता है। जब विचार पर आप विमर्श करेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको विकल्प देना पड़ेगा। जनता आपसे विकल्प पूछेगी कि यदि नरेंद्र मोदी की यह नीति खराब है तो वैकल्पिक नीति क्या है, और यदि विपक्ष की वैकल्पिक नीति खराब है तो सरकार को बताना पड़ेगा। बात क्या रहना कि विचारों पर चर्चा नहीं होती है। सुन लीजिए सर, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप विस्तार से जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने आज एक बात और कही है, उन्होंने खास विचारधारा का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि उस विचार को थोपने की कोशिश की जा रही है पूरे देश पर। मैं सुनवाता हूं उस जो बात कही राहुल गांधी ने, उनकी उस बात का अंश सुनवाता हूं, फिर उस पर आप जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए एक बार फिर से। आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है बिल्कुल। किसी बंदे ने चूक कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा। आईआईटी में अपनी राय देते थे, आज कहते हैं भैया हम अपनी राय नहीं देना चाहते, हटना चाहते हैं यहां से। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा थोपी जा रही है। राकेश जी, क्यों यह विचारधारा थोपी जा रही है? क्या इंडिविजुअलिटी को आरएसएस किल कर रहा है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी कम से कम संघ की विचारधारा को थोड़ा पढ़ लें। थोड़ा पढ़ें तो अच्छा बोलेंगे। विनोद शर्मा जी भी आरएसएस के क्रिटिक हैं, मीम अफजल भी आरएसएस के क्रिटिक हैं। वो जो आरएसएस के सही अर्थों में आलोचक है, उनसे थोड़ा विचार विमर्श कर लें तो थोड़ा अच्छा बोलेंगे। राहुल गांधी संघ के अनुशासन पर सवाल कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि जिस एनएसयूआई के बीच बोल रहे हैं उसका एक ही अधिवेशन दुनिया के देश को मालूम है, उसके बाद इतना बड़ा अधिवेशन नहीं हुआ। नागपुर में इनका अधिवेशन हुआ था, स्टेशन से लेकर शहर तक लूटपाट मची, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, और वे संघ के अनुशासन पर सवाल कर रहे हैं। मैं संघ के संबंध में लिटरेचर कल राहुल गांधी को भेजने जा रहा हूं। संघ की आलोचना की गई लिटरेचर को भेजूंगा, कम से कम आलोचना तो ठीक से जान लें। और राहुल गांधी के चरित्र के बारे में एक लाइन बोलना चाहूंगा। आप जर्मनी के 9 फांसीवादियों को देख लीजिए, ब्रिटेन के 9 फांसीवादियों को देख लीजिए। राहुल गांधी 9 फांसीवादी लीडर के चरित्र को दिखाते हैं। जिस ढंग से उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया, ऐसा कभी होता है क्या? आप विरोध कर सकते हैं। राकेश सिन्हा जी किस बात से इत्तेफाक रखते हैं और साथ में ये भी स्वयं एक नौ फांसीवादी नेता हैं जी। एक और उसमें एक चीज मैं जोड़ दूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है उसको भी चला रहा है आरएसएस, वहां भी इस विचारधारा का बोलबाला ये भी कहा है। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, और मैं ये बात इंडिपेंडेंटली कह रहा हूँ, ना मेरे मित्र राकेश ने जो कही है उसके रिएक्शन में कह रहा हूँ और ना मैं राहुल गांधी के रिएक्शन में कह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि आरएसएस इज फाइटिंग फॉर द माइंड ऑफ इंडिया। भारत की सोच पे वो अपनी इन्फ्लुएंस डालने के लिए बात कहती है और उसके चलते उनका क्रिटिसिज्म विभिन्न प्रकार से होता है, मैं भी करता हूं। और मेरा क्रिटिसिज्म उनका वो ये है, और शायद लगभग वैसा ही कुछ राहुल ने बोला है, कि कुछ मुद्दों पर इस देश में जो विचार है उनको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करती है आरएसएस। और मेरा जाति मत ये है कि अगर उन मुद्दों पर भी विभिन्न विचार रहें और उनका समावेश एक पॉलिसी बन के उभरे तो अच्छा रहेगा। अब राकेश मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो कश्मीर में मिसाल के तौर पे सरकार बनी है उसमें क्यों अड़चने आती हैं। एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके जरिए काम होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई खलिश पैदा होती है तो अपनी पुरानी बातें बहुत से बीजेपी के लोग कश्मीर के संदर्भ में और इस कोalition के संबंध में कहते हैं। मेरा यह मानना है कि जब वो एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हो गई दो पार्टीज के बीच में, तो बीजेपी के लोगों को खड़े होकर लोगों के सामने ये कहना चाहिए कि देखिए हमारी ये विचारधारा थी, लेकिन आज के दिन राष्ट्रहित में जरूरत है, इसलिए हमने इस पे एक राय बनाने की कोशिश इस पार्टी के साथ की है और आप उसमें हमें सहयोग करें ताकि जो तलखी पैदा होती है तल्ख बयानों से वो नहीं होगी। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं और इसलिए थोड़ी सी मन में खलिश होती है कि आप कहते हैं जी हमारा तो कोलिशन ऑफ गवर्नेंस है, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज वाला कोलिशन नहीं है।
भाई हम गवर्नेंस सेंस आइडियोलॉजी होती है कहीं क्या? मीम अफजल बिना साहब, आइडियोलॉजी के कहीं गवर्नेंस होती है दुनिया में? कहीं भी बता दें। हाँ, मीम अफजल साहब, मेरा सवाल इससे अलग हटके, जरा मुझे ये बताइए, दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक तरफ बीजेपी अगर कहती है कि प्रधानमंत्री मजबूत हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जैसा कि देश के प्रधानमंत्री को करना भी चाहिए, तो दूसरी तरफ फिर संघ का एजेंडा चल रहा हो, वो कैसे मुमकिन है? देखिए, संघ का एजेंडा चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री भी संघ से आए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको तवज्जो दिला दूं, संघ अपने हिसाब से सबको चलाना चाहता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी। राकेश सिन्हा जी यहां बैठे हैं, संघ के बारे में जाहिर है मुझसे ज्यादा क्या बल्कि संघ के अंदर काम करने वाले आदमी हैं और इनका भी एक बड़ा मान सम्मान है। जब चाइना का विजिट हुआ प्रधानमंत्री का, तो उस वक्त अपोजिशन के लोगों ने प्रधानमंत्री के चाइना विजिट पर कोई सवाल नहीं उठाया था, आने के बाद उठाया। लेकिन राकेश सिन्हा जी ने प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान टेलीविजन चैनल पर एक बात कही कि चीन हमारा दुश्मन है। क्या संघ के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर ये कह देता तो यहां टेलीविजन चैनल पर नजर आता? सुधांशु जी, संघ चलाना चाहता है अपने हिसाब से, इवन प्रधानमंत्री को। कभी कभी प्रधानमंत्री शायद उस बात को समझ नहीं पाते हैं। चीन के दौरे पर इनके बड़े डिफरेंसेस रहे हैं और प्रधानमंत्री ने वहां जो कुछ किया वो शायद संघ को पसंद नहीं है। राकेश जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं? छोटे आइडियोलॉजी की बात। हाँ, मैं पहले मेरी बात, मैं आइडियोलॉजी की बात करना चाहता हूं। अभी जिक्र कंप्लीट कर लीजिए। विनोद ने भी किया, मैं जल्दी कर रहा हूं। देखिए, संघ की जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर हम शुरू से देखें, संघ का क्या रोल रहा जंग आजादी में, बताने की जरूरत है क्या? अगर कभी हिस्ट्री डिस्कस होगी तो जरूर इसका जिक्र किया जाएगा। सर, जंग आजादी में आपके मुताबिक तो सिर्फ गांधी परिवार का रोल रहा, वो तमाम लोगों के बारे में जो विचार रखता है, संघ जो विचार रखता है इस देश के तमाम लोगों के बारे में, माइनॉरिटीज उसमें कहां खड़ी होती हैं। और संघ की आइडियोलॉजी है कि आज भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम मेंबर आने पार्लियामेंट जो है उनको टिकट नहीं मिलता है। राकेश सिन्हा जी जवाब देना चाहेंगे? छोटे में सर वक्त नहीं है, फिर मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाना है। 1 मिनट। तो ये भी इनकी आइडियोलॉजी है, इसको कैसे देखिए मैं सिर्फ 2 बातें करना, मैं मीम अफजल साहब को मैं 2 बात याद दिला दूं। जब प्रधानमंत्री चीन में थे तो मैंने उस दौरान डिबेट में कहा था चीन भारत का शत्रु है और भारत के प्रधानमंत्री इसी तरह से चीन में एक डिप्लोमेटिक यात्रा में गए हैं और चीन को वो घेरते हुए गए हैं। उनकी डिप्लोमेसी इतनी सार्थक रही है कि चीन को झुकना पड़ा है। मैं तो यहां तक कहा था सीसीटीवी और दूरदर्शन के बीच पैक्ट गलत है। देखिए, देश के हित में जब हमें बोलना होगा तो हम बोलेंगे। ये हमारी देशभक्ति की प्रेरणा है और हम राजनीतिक दलों को देखकर, सरकार को देखकर नहीं बोलते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, संघ की विचारधारा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की पॉलिसी से आरएसएस को उस पर एतराज है, अरे तो मानना पड़ेगा। अरे भाई, और संघ अपने हिसाब से चलाना आप जान लीजिए, भगवान की भी कुछ बातों से लोगों की असहमति होती है। लोकतंत्र में असहमति होना, लेकिन रचनात्मक असहमति होना चाहिए। कांग्रेस की इस तरह असहमति नहीं हो कि मनमोहन सिंह के बिल को फाड़ दें, संसद का मूल्यांकन करें। लेकिन राकेश जी, जो असहमतियां आप लोगों की है वो सुनी जाती है क्या? कैबिनेट सिस्टम इस बात का सुनवाई हो रही है। नरेंद्र मोदी ने उस प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को पुनर्स्थापित किया है। चलिए ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री के सुधांशु त्रिवेदी जी स्थापित किया। विदेश यात्रा का चूंकि जिक्र हो गया तो उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। आज प्रधानमंत्री सुधांशु त्रिवेदी जी से मेरा सवाल है, आज राहुल गांधी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि मंगोलिया तक चले गए हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन किसान के पास नहीं जा रहे हैं। सुधांशु जी, आपके बहुत सारे पैनलिस्टों ने बहुत सारी बातें कही, मैं उन सभी का कुछ ना कुछ उत्तर देना चाहूंगा। विनोद शर्मा जी ने कहा कि साहब आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है। हाँ ठीक है, आइडियोलॉजी रखने की बात है, उस आइडियोलॉजी को थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। इकलौता संगठन जो कि वनवासी क्षेत्रों में जाके काम कर रहा, अदर देन क्रिश्चियन मिशनरी, तो वनवासी कल्याण आश्रम है, ये भी उसी आइडियोलॉजी का ही अंग है। सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और बहुत सारी चीजें। अभी मीम अफजल साहब ने कहा कि बीजेपी की विचार में माइनॉरिटी कहां फिट होता है। बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में कोई बुद्धिस्ट मंत्री था? हमारी सरकार में है किरण रिजिजू। आपने कभी किसी सिख को बनाया माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? हमने बनाया। इतना ही नहीं,
हाँ, यही मैं कह रहा हूं। समस्या क्या है कि माइनॉरिटी में जो मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी में मेजॉरिटेरिज्म की जो राजनीति की जा रही है, यह एक समस्या है। और उस पर ही मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि देखिए साहब, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब आणविक विस्फोट किया, जिसकी की खबर अमेरिका तक को नहीं लगी, अगर अटल जी के अलावा 2 लोगों को पता था तो वो थे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और एपीजे अब्दुल कलाम। ये विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर भी हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है। विचारधारा थोपने की जो बात है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कांग्रेस ने मैकाले और मार्क्स की विचारधारा थोपी, हम कोई विचारधारा नहीं। अपनी बात सुधांशु जी जारी रखिएगा, लेकिन विनोद शर्मा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आर्काइव में लिखा हुआ है, सुधांशु जी, आज के दशक के अंत में, जल्दी से 70 के दशक में क्या हुआ। सुधांशु जी एक अब छोटी आइए मंगोलिया पे। कहना है शेयर अ पीस ऑफ हिस्ट्री विद यू सुधांशु जी, जिसका मैं थोड़ा सा एक मेरा हिस्सा था उसमें। जब आपने वो इम्प्लोजन किया, उसके बाद आपने वहां शक्ति स्थल स्थापित करने की कोशिश की और हर कुछ वो किया जिसके चलते, और अटल बिहारी और एलके आडवाणी ने उसके बाद एक रिटन स्टेटमेंट दी कि भाई ये जो इम्प्लोजन के संदर्भ में नाउ कश्मीर, पाकिस्तान शुड कम टू टर्म्स विद द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑन द कश्मीर इशू। आपने वैसा करके भारत के आणविक बम को प्रोसेलेटाइज कर दिया, उसको हिंदू बम बना दिया। सुधांशु जी, बड़े दुख की बात थी, वो हिंदू बम नहीं है, वो भारत का बम है। सुधांशु जी आखिरी कमेंट, समय नहीं सर हमारे पास जी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, विनोद शर्मा जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। भारत ने 13 मई 98 को किया था, पाकिस्तान ने 27 मई को किया था। किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, 14 दिन के अंतराल में पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता। अरे मैं कुछ और कह रहा हूं भाई, पाकिस्तान करने जा रहा था, हमने उसको पहले करके वो एंगल छोड़ने से, वो जो एंगल वो उसको इस्लामिक बम देना चाहता था, हमने वो खत्म कर दिया था। और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था चीन की तरफ भी देखिए, हमारा मुकाबला चीन से भी है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। और वो चिट्ठी लीक हो गई थी। अब हम अपने मूल विषय की तरफ लौटते हैं। सुधांशु जी, और वो चिट्ठी लीक हो गई थी, आपने वहां पर एनिमी नंबर 1 बोला था चीन को। चीन को जॉर्ज फर्नांडिस ने एनिमी नंबर 1 बोला था। ठीक है, हम देखिए, इस पर अलग से चर्चा नहीं कर सकते, किसी भी हमसाया मुल्क को एनिमी नंबर 1 बोलना समय नहीं है, समय नहीं है क्या? समय नहीं है। आज ही आप उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं? विनोद जी समय नहीं है, नहीं तो सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं इस पर कमेंट लेता। बिल्कुल वक्त हमारे पास नहीं है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन एक बात तो है, एक आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रख दूं, बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। एक साल में करीब 75 घंटे यानी करीब 3 दिन और 3 घंटे तक भाषण देते रहे प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो कुछ काम हो ना हो, लेकिन काम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो काम धरातल पर उतरे और वाकई हम और आप जिन लोगों ने भी वोट दिया इस नई सरकार के लिए, उनको ये लगे कि हां कुछ बदलाव तो आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए, यह है इंडिया नवीन कुमार के साथ। ठीक है बेटा।